नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 6 में। और आज हम छत्तीसगढ़ सर्कल का जो GDS टू MTS क्वेश्चन पेपर है 2021 ईयर का, उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन पेपर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सेंडर का एड्रेस है उसको कहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा आर्टिकल है तो सेंडर का एड्रेस कहाँ पर लिखा जाता है, तो सेंडर का एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हो या फिर आर्टिकल के बैक साइड लिख सकते हो, दोनों जगह लिख सकते हो। तो लोअर एंड लेफ्ट। ठीक है, तो लोअर लेफ्ट ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो इंस्टेंट मनी ऑर्डर होते हैं उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या होती है। तो इंस्टेंट मनी ऑर्डर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो होती है दोस्तों 50,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लेकिन अगर आपसे IMO पूछा जाए, सॉरी EMO पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, उसकी 5,000 होती है। ठीक है, और 10,000 किसी की भी नहीं होती, 25,000 भी किसी की भी नहीं होती। ठीक है, QR कोड की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो QR कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये एक किस्म का GK से क्वेश्चन है, ना कि हमारे सिलेबस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि आर्टिकल को रिकॉल करने की कितनी फीस है। रिकॉल करने का मतलब वापस बुलाने की। अगर आर्टिकल को वापस बुलाना हो तो उसकी कितनी फीस है, तो दोस्तों उसकी फीस है 6 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 कि जो बुक पैकेट सर्विस इंडिया पोस्ट प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हम बुक्स, पीरियोडिकल, ऐसी चीज़ें भेज सकते हैं, उसका जो मैक्सिमम वेट है वो कितना रहेगा। उसका मैक्सिमम वेट रहेगा 5 kg। ऑप्शन नंबर सी। 2 kg रहता है दोस्तों लेटर के लिए, और 4 kg रहता है अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर रजिस्टर्ड पार्सल ब्रांच ऑफिस के लिए बुक करना है, जिसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, तो उसमें मैक्सिमम वेट कितना रहेगा। तो दोस्तों वो है 10 kg। ठीक है, अगर वो किसी SO या हेड ऑफिस के लिए बुक हो रहा है तो कितना रहेगा 20 kg। अगर किसी ब्रांच ऑफिस के लिए बुक हो रहा है तो कितना रहेगा 10 kg। लेकिन स्पीड पोस्ट पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आईपीओ की आईपीओ आईपीओ की जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन है वो कितनी है। दोस्तों वो है 100 रुपी। ठीक है, और आईपीओ का कमीशन कितना है जी, आप मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर भी कितना। जैसे 100 रुपये का जो आईपीओ है वो 100 रुपये का नहीं बिकता, उससे ज़्यादा अमाउंट का बिकता है। ठीक है, तो कितना कमीशन लेता है इंडिया पोस्ट, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो सर्च कीजिएगा, ताकि आपको छोटी छोटी डिटेल्स इस तरह से याद हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि जो वैल्यू पेएबल आर्टिकल होते हैं, कितने दिनों के बाद
उस पर जो डीमरेज चार्जेस हैं वो लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है 7 दिन। होता क्या है, जब वीपीपी कोई आपके पास आती है तो जब से वो आती है तो 7 दिन तक तो हम उसको होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद अगर जो कस्टमर है वो एप्लीकेशन लिख कर देता है पोस्ट ऑफिस में, तो इसको हम 7 दिन के लिए और भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अलग से चार्जेस जो है कस्टमर को देने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीमरेज चार्जेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि पोस्टल सर्कल कितने हैं इंडिया में? तो 23 पोस्टल सर्कल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, वह पोस्ट ऑफिस वह पोस्ट ऑफिस जो संडे को भी खुले रहते हैं, छुट्टी वाले दिन भी खुले रहते हैं और नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा समय के लिए काम करते हैं, उन पोस्ट ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं इनका मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 5 घंटे। अगर मिनिमम पूछा हो तो है 4 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कि ऐसा लेटर बॉक्स जिसके बाहर लिखा हो लेटर्स ओनली, उसके अंदर हम कौन कौन से जो आर्टिकल है वो डाल सकते हैं? तो दोस्तों उसके अंदर हम लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो पार्सल भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। और अकाउंटेबल आर्टिकल ये भी गलत है। अकाउंटेबल आर्टिकल को तो हमेशा ही विंडो पर आकर बुक करवाना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि जो प्राइवेट इनलैंड लेटर कार्ड है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? तो दोस्तों वो हो सकता है 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल द पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में कौन से आर्टिकल है वो डाले जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है ओनली रजिस्टर्ड आर्टिकल, ये तो गलत है क्योंकि रजिस्टर्ड आर्टिकल थ्रू पोस्टमैन ही डिलीवर किए जाते हैं। दूसरा है ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल, इसमें तो रजिस्टर्ड आर्टिकल भी आ जाएंगे, ये भी गलत है। तीसरा है ओनली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और फोर्थ ऑप्शन है ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही पोस्ट बॉक्स में या फिर पोस्ट बैग में डाले जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते हैं अगर उस पर जो पोस्टेज है वो कम लगी हो तो जो एड्रेसी है जिसके नाम पर वो लेटर है उनसे हम कितने पैसे चार्ज करेंगे? अगर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो दोस्तों तो जितनी पोस्टेज कम लगी है हम सिर्फ उतने ही पैसे चार्ज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू डेफिशिएंसी। ठीक है। लेकिन अगर वो नॉर्मल लेटर है तो हमेशा हम डबल चार्ज करेंगे। और अगर वो ग्रीन एनवलप है, ग्रीन एनवलप में लेटर है जो कि आर्मी पोस्ट ऑफिस से आया है जिस पर वहाँ की स्टैंप है, ग्रीन एनवलप स्पेशली आर्मी वाले ही इस्तेमाल करते हैं, उस केस में इनको चार्जेस में छूट होती है, ये इसके अंदर एग्जेम्प्ट होते हैं। इनसे हम कोई भी चार्ज जो है वसूल नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जो बिजनेस रिप्लाई सर्विस होती है उसको कब रिन्यू किया जाता है?
जहाँ तक मुझे याद है कि बिजनेस रिप्लाई सर्विस आपके सिलेबस में नहीं है। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको हर साल मार्च में रिन्यू किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में आपके बिजनेस रिप्लाईज नहीं आता है, तो ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है। 17 कि रीजनल लैंग्वेज को जो और कोई लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश में कौन चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, तो लोग कई बार आर्टिकल्स पर पंजाबी में एड्रेस लिख देते हैं। अभी मान लीजिए वो लेटर जाना है वेस्ट बंगाल को, अभी वहाँ पर तो पंजाबी कोई नहीं जानता, तो रास्ते में जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होते हैं वो उसको ऐसी लैंग्वेज में लिखेंगे जो वेस्ट बंगाल वाले समझ सके, ठीक है। हाँ, जो उसकी डिलीवरी हो सके, उस सेंटर को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। जो ट्रैवलिंग ऑफिसर्स होते हैं, ट्रैवलिंग ऑफिसर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। जो रेलवे में रेलवे के डिब्बे हो सकते हैं, नदी में जो स्टीमर है वो हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिट सेक्शंस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो मेल मोटर होती है, ये मेल की जो गाड़ियां होती है ना, फोर व्हीलर, उनको बोला जाता है। मेल ऑफिस तो एक बिल्डिंग में होता है। मूविंग पोस्ट ऑफिस भी ऐसे गाड़ियां ही होती है जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस की कुछ जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और 19, जो डी सेक्शन है पोस्टल डायरेक्टोरेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैग ऑफिस, ठीक है। तो इनकी हायरार्की कुछ ऐसे है, सबसे ऊपर होता है सेंट्रल बैग ऑफिस, उसके नीचे होता है सर्कल बैग ऑफिस, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, और लास्ट में होता है यूनिट बैग ऑफिस, ठीक है जी। जो यूनिट बैग ऑफिस है, ये हेड ऑफिस जहाँ सब ऑफिस होते हैं, ब्रांच ऑफिस नहीं होते, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, ये हेड रिकॉर्ड ऑफिस हो सकते हैं, सब रिकॉर्ड ऑफिस हो सकते हैं, और कई केसेस में हेड ऑफिस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं, ये बैग के फिजिकली बैग्स के साथ डील करते हैं। जो सर्कल है, ये एक किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस होता है जहाँ पर बैग की प्रोक्योरमेंट, अगर नए बैग खरीदने हों उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल, जहाँ हमने जो डी सेक्शन पोस्टल डायरेक्टोरेट में जो सेंट्रल बैग ऑफिस है, वहाँ पर प्योरली सिर्फ बैग्स के बारे में जो कागज़ों में बात होती है, जैसे कितने बैग खरीदने हैं, कितने बैग डैमेज है, कितने बैग बाहर की कंट्री से जहाँ पर आ रहे हैं, कितने बैग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जो सारा कागजी काम होता है वो सेंट्रल बैग ऑफिस में होता है, जो कि पूरे देश के लेवल पर होता है, पूरे इंडिया लेवल पे होता है। सर्कल जो बैग ऑफिस होता है उसमें क्या होता है कि सर्कल के लेवल पर ऐसा काम यहाँ पर मैनेज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दी ट्रिप, ट्रिप मतलब कि जब आरएमएस में जो सेक्शन होता है वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको ट्रिप बोलते हैं। जब ट्रिप अपने हेडक्वार्टर से आउट स्टेशन की तरफ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम आउट ट्रिप बोलते हैं। अगर वो आउट स्टेशन से हेड ऑफिस की तरफ जाएगा तो उसको इन ट्रिप बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21,
कि ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल के ऊपर जो चेक स्लिप लगाई जाती है वो किस कलर की होती है? तो दोस्तों वो होती है पिंक कलर की। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ मेरे दोस्त पीडीएफ मांगते हैं, तो जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और ये डेफिनेशन का पीडीएफ तो इंटरनेट पर ही अवेलेबल है, जैसे ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का है और ये डेफिनेशन का है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो मेरे नोट्स हैं वो आपको मिले, तो उसके लिए मैं भी उनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें समय लग सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप अभी इससे पढ़ सकते हैं और जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो खुद भी नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो ए ऑर्डर्स होते हैं वो कौन इशू करता है? सिंपल सी बात है, सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस। चाहे ए ऑर्डर हो चाहे बी ऑर्डर हो, ये दोनों ही ऑर्डर सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस ही इशू करता है, ठीक है। टू डिटरमाइन relative advantage of alternative mail route और कॉस्ट ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल किसको इस्तेमाल किया जाता है? ट्रायल कार्ड को। अगर हम कोई नया रूट फाइंड करना चाहते हैं जो सिटी ए से बी तक डाक को जल्दी पहुंचा सके, ठीक है, क्योंकि कई रूट हो सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के, या फिर अगर डाक कहीं पर रुकी है उसका कारण जानने के लिए हम किस सर्विस कार्ड या किस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल कार्ड। और ट्रायल कार्ड का आपसे डॉक्यूमेंट नंबर भी पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये डेफिनेशन है, इसके लास्ट में ट्रायल कार्ड की डेफिनेशन है। ये देखिए 57A में ट्रायल कार्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम 57A में सीधा चलते हैं। हाँ, ये देखिए 57A आ गया और इसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो M26A। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ट्रायल कार्ड को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं M26A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कि फ्रैंकिंग का इम्प्रेशन लगाते समय दो तरह के डाइस का इस्तेमाल होता है। एक तो वैल्यू डाई होती है और दूसरी दूसरी दोस्तों होती है लाइसेंस डाई। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कि रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ एक्नॉलेजमेंट लगाने की कितनी फीस है? तो वो है दोस्तों 3 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? तो दोस्तों वो हो सकता है 7 किलो। ऑप्शन नंबर बी। 27, कि पोस्टेज स्टैंप को एड्रेस वाली साइड पर कहाँ पर लगाया जाता है? तो अगर ये हमारा आर्टिकल है तो यहाँ पर जो है पोस्टेज स्टैंप लगाई जाती है राइट टॉप कॉर्नर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको मेरी आवाज़ अच्छी तरह से आ रही है? चलो, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 28, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का जो क्वार्टरली रेंट है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 50 रुपये। अगर और की जगह एंड आ जाता तो हो जाता 80 रुपये, ठीक है। पीएलआई की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो वो है दोस्तों 50 लाख रुपए। और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस में हम एक साल में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो वो है दोस्तों 30 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर IMTS की जो फुल फॉर्म है उसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन डिपार्टमेंट के, ठीक है। इसके बाद कुछ जीके के क्वेश्चन आएंगे और कुछ आएंगे मैथ्स के।
उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि कितने तरह के फंडामेंटल राइट हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों 6 तरह के फंडामेंटल राइट हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तो है राइट टू इक्वेलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमें बताए गए हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कि अगर आप झूठ बोलने में या चीटिंग में पकड़े जाते हैं किसी भी केस में, तो आप में किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो ऑनेस्टी की, अगर कोई इंसान ईमानदार नहीं है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो झूठ बोल सकता है या चीटिंग कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कि एक ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हो जिसमें एम्प्लॉयज़ को कैसा बिहेव करना चाहिए उसके बारे में गाइड किया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ऑप्शन नंबर ए। ये एथिक्स से एक क्वेश्चन आया है। वैसे ये एक सिंपल, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। और ये जो है एक जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का मैं बोलूँगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। जैसे हम कुछ चीज़ें सुनते हैं ऑफिस में, उनको रिमेंबर कर लिया, तो आपने कोड ऑफ कंडक्ट भी सुना होगा, वो लगता है। ठीक है, और कोड ऑफ एथिक्स है जहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो फायर टेम्पल is a place of worship of which region। ठीक है, तो फायर ऑफ टेम्पल आई थिंक यहाँ पर रिलीजियन आना चाहिए था रीजन की जगह। ठीक है, तो ज़ोरोएस्ट्रियन एक रिलीजियन है जो कि एक सूफी कम्युनिटी के साथ बिलोंग करता है। जो ज़्यादातर इराक में इसका ओरिजिन है, और ज़्यादा आपने इनके बारे में सुना नहीं होगा। इनका जो टेम्पल है वहाँ पर ये अग्नि जलाते हैं और वहाँ पर वर्शिप करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी देखिए, जो क्वेश्चन ऐसा है कि आपने कितनी भी जीके पढ़ी हो, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि किसी भी जीके में इस क्वेश्चन का जिक्र हो, जीके की बुक में इस क्वेश्चन का जिक्र हो। तो इस तरह से जीके को कंप्लीट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा समय उसको हर रोज दें, जो हम बाकी सिलेबस को भी साथ में लेकर चल सकें और जीके का भी कुछ बेस हमारा हमेशा तैयार रहे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35 कि यूएनए डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो 24 अक्टूबर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पोस्टल वीक कब होता है, जहाँ पोस्टल डे हम कब मनाते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में सर्च करके या तो आप कमेंट में लिख देना, या आप खुद याद रख लेना। ठीक है, तो इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ अपना बॉर्डर टच करती है, शेयर करती है। तो वो है दोस्तों यूपी। अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ना, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है। पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इतना टफ जीके इसमें डालेंगे तो आप बस थोड़ा समय जीके को साथ साथ में दो, उसको फुली कवर करने की कोशिश करते करते आप जो बाकी का सिलेबस है उसको किसी भी हालत में आपने पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 37 की जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, जिसको हम दक्षिण गंगोत्री भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है। तो वो है दोस्तों अंटार्कटिका में।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बहुमत है तो सरकार बनी रहती है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है जिसमें कि इनको बहुमत ना मिले तो सरकार दोस्तों गिर जाती है और सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है। जब दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है, और गांधी जी ने फास्ट रखा था, तो गांधी जी किस जेल में थे? तो ये अपने आप में एक जीके का क्वेश्चन है, जीके का भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो वो है दोस्तों येरवाड़ा जेल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और एक सोसाइटी थी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इनके फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है। ये जो सभी है ये फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। आपने एशियंट को याद नहीं करना है, मिडीवियल को याद नहीं करना है, और बिफोर 1857 से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं, जहाँ इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस के टॉपिक से आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। अब हम मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमको बताया गया है कि 4 साल में कोई जो रकम है उसके ऊपर 25 रुपए के ऊपर 9 रुपए ब्याज मिल जाता है, तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है। तो समा कितना है? 4 साल। इंटरेस्ट कितना मिला? 9 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 25 रुपए। और हमें क्या ज्ञात करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है होता है दोस्तों? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। 9 इज इक्वल टू 25 गुना आर गुना 4/100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों रह जाता है 9%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कि 4 सब्जेक्ट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो है 120। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? अगर एक सब्जेक्ट का मार्क्स 120 है तो चारों को कितने हो जाएंगे? 480। ठीक है। एवरेज का मतलब ये होता ही यह है कि सभी के 120 120 120 120 होंगे तो हम उसको एवरेज 120 बोलेंगे। 4 सब्जेक्ट थे तो चारों से गुणा कर दिया, तो 4 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने थे? 480 थे। ठीक है। इफ 33 वाज रीड एज 13, मतलब कि 480 में 33 लिखना था लेकिन उसकी जगह हमने 13 लिख दिया, तो 13 पहले इससे माइनस कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें 33 ऐड कर देते हैं। तो सही एवरेज क्या होगी? पहले टोटल को सही कर लेते हैं। 13 में से 33 तो आएंगे 480 प्लस 20, कितना आ जाएगा? 500। 500 सही हो गया टोटल। और कितने सब्जेक्ट थे? 4 सब्जेक्ट्स थे, तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 125 जो है वो सही एवरेज होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कि किसी काम को 10 व्यक्ति 12 दिन में खत्म कर लेते हैं और उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो वो है दोस्तों 10 दिनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 44 कि अमित कवर अ डिस्टेंस में कोई दूरी जिसको फिलहाल हम x मान लेते हैं एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर इन अ 6 मिनट कि अमित कुछ दूरी जिसको हमने x मान लिया है 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 6 मिनट में तय करता है। अगर वो यह दूरी को 8 मिनट में कवर करना चाहे तो उसको कितनी स्पीड के साथ चलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस को हमने x माना है तो x लिख देंगे। स्पीड कितनी है 24 है और समय कितना है 6 मिनट। 6 मिनट को अगर हम घंटों में तब्दील करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10 x कितना आ गया दोस्तों 12/5। जो डिस्टेंस है वो है 12/5 किलोमीटर, ठीक है। अभी हमसे स्पीड पूछी है तो न्यू जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 12/5 तो ऊपर लिख देंगे 12/5 और टाइम कितना दिया है 8 मिनट में हमने कवर करना है। 8 मिनट को हम घंटों में तब्दील करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 12 × 60 8 × 5, ठीक है। 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, इधर 3 और 6×3 = 18। आंसर जो हमारा आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कि 12 आदमी 12 मैन वो 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं तो उनको कितने रुपए मिलते हैं 4200 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो अगर 12 आदमी 12 मैन एक दिन काम करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे। 4200 को 30 से डिवाइड कर देंगे और 140 रुपये मिलेंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर पूछा गया है कि 18 आदमी अगर 24 दिनों के लिए काम करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, कोई सज्जन मित्र आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो कहाँ पर थे हम थे यहाँ, हाँ। 12 आदमी 30 दिन काम करते हैं तो उनको 4200 रुपये मिलते हैं। तो 12 आदमी अगर एक दिन काम करेंगे तो 140 रुपये मिलेंगे। अगर एक आदमी एक दिन काम करेगा तो उसको 140/12 इतने जो है पैसे मिलेंगे, ठीक है। और हमारे पास कितने आदमी हैं 18 आदमी हैं तो 140/12, एक आदमी का एक दिन का कितना है इतना, तो 18 आदमियों का कितना होगा इतना। और अब ये कितने का हो गया कि 18 आदमी एक दिन के लिए काम करते हैं तो इतने पैसे मिलते हैं। और अगर वो 24 दिन के लिए काम करेंगे तो 24 से सिंपल हम गुना कर देंगे, ठीक है। 2, 18 को 2 से गुना करेंगे 36, 36 को 14 से 6×4 = 24, 2 हांसर 4×3 = 12, 13 × 14, 36, 405। तो आंसर आ जाएगा 5040, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यह हमारा आंसर है। थोड़ा सा यहाँ से इसको साफ कर देते हैं अगले सवाल को निकालने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, वो बॉड मास का है।
BODMAS। बॉड मास में पहला होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 96 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अभी लिख लेते हैं 8 + 14 गुना 20 डिवाइड 2। अभी डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। 8 + 14 गुना 10, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, 14 को 10 से गुना करेंगे 140, तो 8 + 140 बराबर 148 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कि दूध का प्राइस पहले 10% बढ़ा दिया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो कितना परसेंट जो है दूध के प्राइस में चेंज आया। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि दूध का प्राइस था 100 रुपये या 100%, कुछ भी मान लो, 10% का इजाफा हो गया तो 110 रुपये का हो गया। अभी इसमें 20% का हमें डिस्काउंट मिल गया या कम हो गया, तो कितना होगा। अभी 20% इसका क्या है, 10% है 11, 20% है 22, तो इससे 22 कम कर देंगे तो हो जाएगा 10 20 88 रुपये। ठीक है, तो 100 और 88 में कितने का फर्क है, 12% का। तो 12% जो है दूध वो कम हो गया, उसका जो प्राइस है वो 12% कम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, by 20% decrease in the price of rice, people can buy 10 kg more rice in rupee 100. What is the original price of 1 kg of rice? ठीक है, ये मीन्स अच्छा क्वेश्चन है जो डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। मैं मान लेता हूँ कि जो प्राइस ऑफ राइस है वो कितना है, वो है x। ठीक है, और बाय 20% डिक्रीज इन ए प्राइस पीपल कैन बाय 10 kg मोर राइस इन 100। ठीक है, तो पहले 100 रुपये में कितने राइस आते होंगे, 100 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और उसके बाद उसका जो प्राइस है वो कम होकर x से कम होकर कितना रह गया, 20% कम हो गया। तो 20% कम करेंगे तो आंसर आएगा 4/5x। ठीक है, और अब कितना 4/5x, अब इतना प्राइस रह गया। अब 100 रुपये में अगर वो खरीदता है तो इतना आएगा, और इसमें डिफरेंस बताया गया है कितना है, 10 kg का। पहले वो इतने राइस खरीदता था 100 रुपये में, अभी 20% कम होने के बाद इतने खरीदता है, और जो दोनों का डिफरेंस है वो 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, अभी दोनों का हम सॉल्व करेंगे। 4/5x माइनस 100/x बराबर 10। ठीक है, 100 को कॉमन ले लेंगे, 5/4x, सॉरी x नीचे है, 1/x बराबर 10, नीचे x 4x, ऊपर 5 माइनस x 4 इंटू 10 बराबर 1, 5 माइनस 4 x इज इक्वल टू 10/4, x इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो था 2.5। सो ऑप्शन नंबर जो बी है ये है हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन
आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा तो शॉर्टकट समझाया है, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस अगर करने लग गया तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया कमेंट कर देना, मैं अलग से समझा दूंगा किसी ना किसी वीडियो में। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अगले सवाल को करने के लिए। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 120 एंड गेन इज 35%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि खरीद मूल्य जो है वो कितना का है, 120 का, और इसको 35% मुनाफे पर बेचना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले 120 का 35% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करके 135 से गुना करेंगे, जहाँ 20 आएगा, जहाँ 27 आएगा, दो दो ये 6, 27 को 6 से गुना करेंगे, 7 42, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 162। हाँ, तो इसका जो आ गया वो आ गया दोस्तों 162 आ गया। ठीक है, क्योंकि 35% हाइक पे बेचना था, तो हमने क्या किया, 120 को 100 टुकड़े करके उसको 135 टुकड़ों पे हमने उसको बढ़ा दिया, मतलब कि 100 से 35% आगे बढ़ा दिया, तभी 135 से हमने उसको गुना कर दिया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कि कोई आर्टिकल हमें 600 रुपये का पड़ा, कॉस्ट उसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितना है 600 का। What should be the market price of that article so that 10% discount the trader will make 20% profit। ठीक है, किसी कोई भी सामान है उसका जो खरीद मूल्य है वो कितना है, 600 रुपये का। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी जो दुकानदार है उसको 20% का फायदा होना चाहिए। डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फायदा होना चाहिए। तो अगर वो 20% का फायदा चाहता है तो पहले तो 600 में 20% ऐड कर देंगे, तो 600 का 10% 60, 20% 120, वो जोड़ देंगे तो बन जाएगा 720, और उसको 720 का बेचना पड़ेगा। डिस्काउंट देने के बाद भी 720 का बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 720 है ये 10% डिस्काउंट मिलने के बाद है, मतलब कि 720 क्या है, 90% है, क्योंकि 10% का क्या है, हमें डिस्काउंट मिल गया, और हमें ढूंढना क्या है, 100%। तो जहाँ आ जाएगा 8 अट्ठू नाम 72, और आंसर आ जाएगा 800। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। देखिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो इसमें कई बार अच्छी डिटेल से मैं आपको नहीं बता पाता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अगर तो आपको समझ आ रहा है इस लेवल का तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस हिसाब से मैनेज करूँगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर छत्तीसगढ़ सर्कल का। इसके डिपार्टमेंट के क्वेश्चन तो मॉडरेट थे, इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन अगर हम जीके की बात करें या फिर हम बात करें मैथमेटिक्स के, तो अच्छा स्टैंडर्ड छत्तीसगढ़ सर्कल ने मेंटेन किया हुआ था 2021 में। तो अगर आप छत्तीसगढ़ सर्कल से हैं तो भाई आप मैथमेटिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, और आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।